सबसे पहली चीज़ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है वो है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्लो थिंकर थे। अब सुन के बड़ा हैरानी होती है कि यार दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो ये स्लो थिंकर कैसे हो सकता है? ये तो बहुत जल्दी जल्दी सोचता होगा, तेज़ सोचता होगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप इनके बचपन के बारे में जानते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि जब ये छोटे थे ना तो ये ठीक से बोल नहीं पाते थे। 2 साल 3 साल के हो गए थे तो ये ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये नहीं बोल पा रहे थे। तो इनके पेरेंट्स ने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, काफ़ी परेशान हुए इस चीज़ को लेके। इनफैक्ट जो उनकी घर की नौकरानी थी वो तो बोलती थी ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में। अब आइंस्टाइन के साथ क्या था कि आइंस्टाइन जब भी कुछ बोलते थे तो दूसरे इंसान को बोलने से पहले वो 2 से 3 बार वो बात अपने आप से धीरे धीरे बोलते थे। किसी और को कोई बात बोलने से पहले वो 2 से 3 बार वो बात धीरे धीरे अपने आप से बोलते थे। तो स्ट्रेंज लगता है बट ये था। इनफैक्ट जब ये स्कूल में भी थे ना तो उनके टीचर ने भी बोला था, एक टीचर ने, कि ये लड़का लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि एक तो मैंने बोला ये नॉर्मल बच्चों की तरह इतनी जल्दी बोलना सीखे नहीं। दूसरा ये बहुत स्लो सोचते थे, तेज़ नहीं सोचते थे, स्लो सोचते थे। लेकिन ये बहुत गहराई से सोचते थे, बहुत डीप थिंकिंग करते थे। और इनफैक्ट क्या था, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये उनके बारे में क्वेश्चन करते थे और उसको इमेजिन करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम। अब हम कभी टाइम के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। स्पेस के बारे में हम इतना सोचते नहीं है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम और स्पेस के बारे में बहुत गहराई से सोचते थे। और खाली सोचते नहीं थे, ये वर्ड्स में, टेक्स्ट में नहीं सोचते थे, ये चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में इमेजिन करते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी थी, ये पिक्चर के फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं टाइम को, स्पेस को, हर चीज़ को ऐसे ही सीखते थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अगल बगल वालों को समझ में नहीं आया कि ये बच्चे ठीक से क्यों नहीं बोल पा रहा है, इनको बोला गया कि ये स्लो थिंकर है, बट उसके बावजूद भी ये बहुत डीप थिंकर थे, बहुत गहराई से सोचते थे। और इमेजिनेशन इनकी ज़बरदस्त थी, हर चीज़ को इमेजिन करते थे, हर चीज़ को इमेजिन करते थे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इससे ने बेनिफिट क्या हुआ? अगर ये चीज़ें नहीं सोचते, अगर ये इस तरह से नहीं सोचते, तो ये अपनी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है ये नहीं बना पाते। क्यों? अब ये आगे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता था, जैसे कि जब ये जर्मनी में पैदा हुए, स्टार्टिंग के इनके 15-16 साल स्कूल में वहीं पढ़े, बाद में ये चले गए स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इनको जर्मनी की जो पढ़ाई थी वो समझ में नहीं आती थी ज़्यादा। मतलब समझ में इन द सेंस इंटेलेक्चुअली तो समझ लेते थे, बट इनको कुछ बहुत अच्छी लगती नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहते थे कि जर्मनी में स्कूल्स में सिर्फ रट्टा कराया जाता है, रूट लर्निंग है, चीज़ों को रटवाया जा रहा है। तो ये कहते थे ये सही तरीका नहीं है। जब ये स्विट्ज़रलैंड पहुँचे तो वहाँ पे इनको पूरी आज़ादी मिली अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की। ये बहुत खुल के सोच पाते थे। इनको इनके अंदर जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ थी उनको फ्लरिश होने की जो उनको आज़ादी मिली वो वहीं मिली। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि उनकी चीज़ों को बहुत इमेजिन करते थे, ये रटते नहीं थे। ठीक है, मेमोराइजेशन में ठीक नहीं थे, मेमोरी में बहुत अच्छे नहीं थे, वर्ड्स को लेके, टेक्स्ट को लेके, इमेजिनेशन में मेन थे ये। तो ये वाली जो चीज़ थी ना इनकी, ये इनको स्विट्ज़रलैंड में इनको उसकी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए इनको स्विट्ज़रलैंड की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। बाद में जब ये स्विट्ज़रलैंड गए तो फिर वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे जो पढ़ाई करी थी आगे वहीं करी थी। एक कॉलेज था ज्यूरिक पॉलीटेक्निक, वहाँ से इन्होंने करी पढ़ाई पूरी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इनके अंदर थी, पहला तो मैंने आपको बताया कि ही वॉज अ स्लो थिंकर बट ही वॉज अ डीप थिंकर, प्लस इमेजिन बहुत करते थे। ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन मोर देन इंटेलिजेंस। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो मैंने इनकी लाइफ को पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम पड़ा कि ये किसी भी चीज़ में ब्लाइंड बिलीव नहीं करते थे। क्यूरोसिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी।
हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, ब्लाइंड बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे जो ब्लाइंड बिलीफ है ये आपको ट्रुथ से दूर ले जाता है। वो कहते थे मैं खुद से उसको करके देखना चाहता हूँ किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे अब इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे बार इनका टीचर से क्लैश हो जाता था। जर्मनी में भी हुआ और ये चीज़ स्विट्ज़रलैंड में भी हुई, क्योंकि इन जनरल ये रेबेलियस थे, ठीक है। ये जो अथॉरिटी फिगर्स होते थे ना उनको चैलेंज करते थे, क्वेश्चन करते थे। ये कहते थे कि मैं सिर्फ किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी इंसान को, क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इन द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वजह से उसकी बात को ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लूँगा। मैं एक बार पहले खुद उसको टेस्ट करके देखूँगा, उस चीज़ को मैं देखूँगा, समझ के देखूँगा, करके देखूँगा, तब मैं उसको बिलीव करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। अब इसकी वजह से क्या होता था, क्योंकि जो इनके स्कूल में टीचर्स थे और जो प्रोफेसर्स थे उससे इनका कई बार क्लैश हुआ, दिक्कत होती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला ये चीज़ें खुद से करते थे, ठीक है। अब बहुत बार आप देखेंगे इन्होंने खुद से अपनी अपनी थ्योरम्स बनाई थी। मतलब बहुत छोटे थे जब ये 13-14 साल के थे, तभी जो पाइथागोरस की एक थ्योरम होती है वो खुद से इन्होंने बनाई। पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ रहे हैं, वो तो हम सबको पता है कि ट्राइंगल होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर का जो सम होता है ना, बाकी दो साइड्स के बराबर होता है। थोड़ी अगर आपको पता है पुरानी बेसिक मैथ्स, बट इन्होंने उसको खुद से थ्योरम को बनाया और खुद से उसको प्रूफ किया। पाइथागोरस को थोड़ी देर के लिए उन्होंने साइड में कर दिया। उन्होंने देखा मैं खुद से करके देखता हूँ, अगर वो फिट बैठता है तब मैं बिलीव करूँगा पाइथागोरस में, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए न्यूटन को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही बिलीव नहीं कर लेंगे कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन दिया तो मैं बिलीव कर लूँगा। ये पहले देखेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये खुद अपने ट्रुथ तक पहुँचेंगे। तो इनका ये था कि मैं आई विल नॉट बिलीव ब्लाइंडली इन द अथॉरिटी, मैं अपना खुद से, मैं अपना ट्रुथ, अपना जो पाथ है खुद से बनाऊँगा। तो अब इससे उसका एक बेनिफिट क्या होता है, देखो उसका बेनिफिट ये होता है कि ये आदमी जो खुद से करके देख रहा है चीज़ों को, बिल्कुल स्टार्ट से करके देख रहा है, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, बिल्कुल पहले बिल्कुल रूट पे पहुंच जाएगा चीज़ों के, बिल्कुल डेप्थ में आके समझेगा, ऐसे बिलीव नहीं कर लेगा। तो जब खुद से बिल्कुल डेप्थ में जाके चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से कोर्स से आदमी करेगा, बना के देखेगा, तो ऑब्वियसली वो आदमी की जो डेप्थ है चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। वो आदमी बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, वो आदमी बहुत कुछ इन्वेंट कर सकता है, क्योंकि खुद से कर रहा है ना। वो ऐसे ही बिलीव नहीं कर रहा, वो सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा, मेमोराइज नहीं कर रहा चीज़ों को, वो समझ रहा है चीज़ों को, बहुत डीप में जाके समझ रहा है और खुद से करके देख रहा है। खुद से मैथमेटिक्स की जितनी भी थ्योरम्स थी खुद से पहले देखते थे करके, खुद से अपने फॉर्मूले बनाते थे कि क्या मैं खुद से कर पा रहा हूँ। जल्दी में नहीं थे कि जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जो भी करते थे बहुत डेप्थ में करते थे। फिजिक्स इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये जो इनका ट्रेट है, बहुत हाईली क्यूरोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट ये बोलते भी थे कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पेशल टैलेंट्स, इट्स जस्ट दैट आई एम पैशनेटली क्यूरियस। हर चीज़ को सवाल करना, ठीक है। अब इसकी वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि खुद की थ्योरीज बना सके, कुछ नया डिस्कवर कर सके, क्योंकि मैंने बोला डेप्थ में जाते हैं कि हर चीज़ के क्वेश्चन कर करके बिल्कुल डेप्थ में पहुंच जाएंगे, खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब नुकसान क्या हुआ, इनको नौकरी नहीं मिल रही थी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि मैंने बोला था जो उनके कॉलेज में प्रोफेसर थे उनसे इनका क्लैश हो जाता था। अब वहाँ पे क्या था उस टाइम स्विट्ज़रलैंड में कि नौकरी इनको चाहिए थी, कॉलेज पास आउट हो गए, नौकरी इनको मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जो टीचर्स थे उनसे क्लैश था और उनका एक लेटर चाहिए होता। भाई टीचर लिख के देता है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कोई अब लिखने को तैयार ही नहीं है वो वहाँ पे कोई प्रोफेसर, तो जॉब मिले कैसे आइंस्टाइन को। तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स भी हुई हैं अपने इस ट्रेड की वजह से कि बहुत हाईली क्यूरियस बंदा है और ब्लाइंड बिलीव नहीं कर रहा, खुद से ट्रुथ की तलाश कर रहा है। इसकी वजह से दिक्कतें भी आई, दिक्कतें आई। एक तरफ तो ठीक है, उन्होंने बाद वो तो आगे जाके उन्होंने लाइफ में रिलेटिविटी और ये सब बनाया, बट स्टार्टिंग की अर्ली फाउंडेशनल ईयर्स में इनको बहुत प्रॉब्लम रही है। 7-8-9 साल तक तो पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज से पास आउट होने के बाद इनके पास नौकरी ही नहीं थी। इनफैक्ट ये हालत तो हुई थी, बहुत ज़्यादा बीच में परेशान हो गए थे। तो इनके जो फादर थे उन्होंने एक बार लेटर लिखा प्रोफेसर को उनके कॉलेज की कि भाई लड़का हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है, ये काइंड ऑफ एक तरह से डिप्रेशन में है, ठीक है, तो ये कहीं कुछ गलत ना कर ले।
तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप इसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें ताकि इसको नौकरी मिले। इतने सालों से बेचारा ये मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ परेशान है, दुखी है, परेशान हो गया है, बार बार जा जा के लोगों के पास की नौकरी दो नौकरी दो, नौकरी मिल नहीं रही इसको, क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आप लोगों से। जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो लिख नहीं रहे क्योंकि क्लैश है आइंस्टाइन से, ग्रजेस थे उनके, क्योंकि आइंस्टाइन क्वेश्चन करते थे। अथॉरिटी फिगर से तो क्लैश रहा ही है आइंस्टाइन का। तो उनके फादर ने, इनको नहीं मालूम था आइंस्टाइन को, चुपचाप जब हालत देखी आइंस्टाइन की, बड़ा दुखी रह रहा है, परेशान रहता है, तो चुपचाप लेटर लिख दिया प्रोफेसर को कि भाई इसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के दो आप, ताकि इसकी बच्चे की मेरी नौकरी लगे। इतने सालों से बेचारा वो दुखी है, परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। थर्ड मैं बोलूँगा, इमेजिनेशन की बड़ी पावरफुल थी, ठीक है। तो इमेजिनेशन इतनी पावरफुल थी, आपको बताता हूँ अब कैसे पावरफुल थी। जब इनको लेटर स्टेज में लाइफ में जब नौकरी लगी इनकी पहली बार ना, तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल शहर है बर्न, वहाँ इनकी नौकरी लगी। एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पे इनकी नौकरी लगी थी, और काफ़ी लो ग्रेड की नौकरी थी इनके हिसाब से। जो इन्होंने पढ़ाइयाँ कर रखी थी फिजिक्स में और ये सब इन्होंने करा था, उसके हिसाब से इनकी जो नौकरी थी वो पहली नौकरी बड़ी लो ग्रेड की नौकरी थी। पैसा इनको ठीक ठाक मिल रहा था। लेकिन अब इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन कैसे पावरफुल थी। तो जब ये नौकरी करने के लिए जाते थे तो रास्ते में ना एक बड़ी सी एक टावर था, एक बिल्डिंग थी, उस टावर पे एक बड़ी सी एक घड़ी लगी थी, एक क्लॉक थी। और वो जो घड़ी थी वो नॉर्मल घड़ी नहीं थी, वो घड़ी अपने टाइम पे, अपने ज़माने के हिसाब से बड़ी आगे की घड़ी थी। उसमें सारा, उस घड़ी में सन का, मून का, प्लैनेट्स का, सबका लोकेशन और पोजीशन मालूम पड़ जाती थी, ठीक है। आज भी वो घड़ी है, लोग जाते हैं जब स्विट्ज़रलैंड तो उसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, ठीक है। और हर जब भी एक घंटा होता है ना, उस घड़ी में जैसे ही घंटा पूरा होता है तो फिर अजीब, मतलब बड़ी स्पेशल सी घड़ी है। उसमें एकदम से आप देखेंगे बाहर कुछ फिगर्स निकल के आ जाती हैं, घड़ी में ही फिगर्स कुछ बाहर निकल के आएंगी, वो डांस वांस सा करेंगी। और कुछ उसमें ऐसे फिगर्स हैं, उन्होंने पुतले टाइप के बना रखे हैं, वो ऐसे ड्रम ड्रम बजाता है एक पुतला, ताकि मालूम पड़े पूरे उस एरिया में कि एक घंटा पूरा हो गया। हर एक घंटे बाद वो ड्रम बजाएगा और कुछ जो उसमें फिगर्स हैं वो बाहर निकलेंगे, ऐसे डांस करेंगे। मतलब स्टैच्यूज से हैं, मूर्तियाँ सी हैं, तो ऐसे बाहर निकलती हैं, उसमें से डांस करती हैं मूर्तियाँ। और एक बंदा है, वो भी एक स्टैच्यू सा है छोटा सा, वो ऐसे करके ड्रम बजाता है, ठीक है। तो बड़ी एक वो अभी टूरिस्ट स्पॉट है वो, स्विट्ज़रलैंड जो लोग जाते हैं उसको देखते ज़रूर हैं। तो हर एक घंटे बाद, मैंने बताया था उस जगह पे हर एक घंटे बाद वो घंटा बजता और मालूम पड़ता लोगों को कि ये घंटा हो गया है। तो वो क्लॉक थी, एक टावर पे लगी थी क्लॉक, वहाँ से आइंस्टाइन निकलते थे डेली उसके सामने से जॉब करने जब वो जा रहे थे। तो जब एक दिन ना क्या हुआ, इनको एक थॉट आया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं एक कार में बैठूं और इस घड़ी से दूर जाऊं, इस टावर से दूर जाऊं, और कार में जिसमें बैठूं मैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी, तो मैं कार में बैठा हूं, स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से वो कार दूर जा रही है उस घड़ी से, तो पता है टाइम क्या होगा? वो कहते थे मेरे लिए जो टाइम है, टाइम मेरे लिए रुक जाएगा। जब मैं बाहर देखूंगा तो वो जो घड़ी लगी है उसमें टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, रुक जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। और ये इनका तो था ही, इन्होंने रिलेटिविटी में बोला था कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो फिर वहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कोई बंदा अगर सड़क पे खड़ा है तो उसको तो घड़ी वैसी दिखाई देगी, उसको तो टाइम दिखाई देगा। तो लेकिन आइंस्टाइन क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, जिस गाड़ी में बैठे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, उनके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, जो घड़ी उन्होंने पहनी होगी, अंदर गाड़ी में बैठे होंगे और जो घड़ी पहनी होगी उन्होंने, आइंस्टाइन ने जो हाथ में घड़ी पहनी होगी उसमें तो टाइम दिखाई देगा। तो उन्होंने बोला था ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, मोटा मोटा, अभी फिजिक्स में नहीं जा रहे, मोटा मोटा ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। और आज की डेट में ये हम सब हर जगह यूज़ होता है, सैटेलाइट्स में, जीपीएस में, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। टाइम जो डायलेशन का कॉन्सेप्ट है और टाइम जो है आपका रिलेटिव है। तो ये जो थॉट है इनको, ये जो उन्होंने डिवाइस करी, थ्योरी बनाई उन्होंने, तो ये इस तरह से ये इमेजिनेशन से करी। मैंने बोला ना उस घड़ी के पास से जब जा रहे थे तब ये उन्होंने इमेजिन किया कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलूँगा तो क्या हो जाएगा, टाइम मुझे कैसे दिखाई देगा। रोज जाते थे, तो एक दिन स्ट्राइक कर गया वो। तो इमेजिनेशन थी इनकी बड़ी पावरफुल, इसलिए बोला भी जाता है, उन्होंने ही बोला कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। कि नॉलेज को इतनी वो नहीं देते थे
कि हम सिर्फ नॉलेज लेते जाएं। वो कहते थे इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला भी था ये इमेजिन बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो इमेजिनेशन से ही इन्होंने सारा अपना बनाया है। अब एक चीज़ है कि म्यूज़िक ने भी इनको बहुत इम्पैक्ट किया लाइफ में। इनकी जो मदर थी उनसे उन्होंने म्यूज़िक सीखा। मदर ना इनकी पियानो बजाती थी, और मदर बड़ी चीयरफुल थी, खुश मिजाज थी और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। वो चीज़ इनके अंदर ही पास ऑन हुई है। तो ये भी जैसे कभी लाइफ में परेशान भी होते थे ना, बहुत दुखी भी होते थे, तो हंसी मजाक कर देते थे बीच बीच में, ठीक है। मतलब लोग देखते थे यार बड़ी स्ट्रेसफुल सी कंडीशन है, लाइफ बड़ी कई जगह की ख़राब हो गई, दिक्कत आ रही है, लेकिन बंदा मजाक कर देता है, बीच बीच में थोड़े से मजाक कर देते थे। ये चीज़ पास ऑन हुई है इनके अंदर। इनफैक्ट बोला भी जाता है, मतलब किताब है डेलन कैनेमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो डेलन कैनेमैन ने उस किताब में लिखा था कि हैप्पीनेस है, आप कितने खुश रहते हैं, आप कितने दुखी रहते हैं, इसमें बहुत हद तक वो कहते हैं जो रोल है वो जीन्स का है, ठीक है। तो अभी इस पर अलग से बात करेंगे कभी हैप्पीनेस वाली वीडियो पे, जब बात करेंगे टॉपिक पे। तो आइंस्टाइन का ये जो एक मदर से इनके अंदर ट्रेट पास ऑन हुआ है, तो ऑप्टिमिस्टिक थे, चीयरफुल थे, और साथ ही साथ मदर इनकी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी, बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। तो उनसे साथ साथ रह के इन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ऐसे बजाता रहता आदमी, ठीक है। तो वायलिन बजाते थे, बड़ा ज़बरदस्त वायलिन बजाते थे। और बड़े उस टाइम जो क्लासिक सिंगर्स थे, बड़े बड़े सिंगर्स हुए, बीथोवन है, बाक है, मोजार्ट है, इन सबको सुनते थे, ठीक है। जर्मनी ने बहुत अच्छे म्यूजिशियंस प्रोड्यूस किए हैं वैसे। खैर, तो अब जैसे क्या होता था, कुछ सवाल करने बैठ गए रात को, ठीक है, और फोकस इनका बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया फोकस था। मतलब इनकी सिस्टर ने बताया था, इनकी सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक माज़ा करके नाम था, माज़ा, ठीक है, इफ़ आई एम राइट। तो सिस्टर इनकी बताती हैं कि जैसे अगर बहुत घर में लोग आए हुए हैं, भीड़ है अगर कमरे में, लेकिन फिर भी साइड में वो एक कोने में बैठ के आइंस्टाइन सोफे पे अपनी दुनिया में खो जाएगा, पढ़ता रहेगा। तो ऐसा माइंड था। अब क्या होता है, रात को जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कभी कुछ सवाल लगा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा इनको, अटक गए हैं, बहुत बार हो जाता है, आदमी अटक जाता है, तो ये जाके ना किचन में वायलिन लेके बजाना स्टार्ट कर देते थे। और जब किचन में जाके वायलिन बजाते थे तो एकदम से इनको, मतलब म्यूज़िक में जब खो जाते थे तो एकदम से इनको कुछ स्ट्राइक होता था, सॉल्यूशन मिल जाता था, और ये कहते थे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये बार बार उन्होंने बोला था कि म्यूज़िक ने इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट होता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी हो जाता है। आर्ट और साइंस हमेशा साथ साथ ही चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये मैंने कई बार देखा है, बहुत बार मैंने देखा है, जब बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना किसी ना किसी फॉर्म में उनकी लाइफ में आर्ट रही है। और जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं, आप देखेंगे किसी ना किसी फॉर्म में वो साइंटिस्टों को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं हमेशा। अब एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि हर चीज़ के पीछे, जैसे मैं इनकी लाइफ में मैंने जो पढ़ रहा हूँ अभी, जैसे जैसे आगे पढ़ता जाऊँगा वीडियो, और फिर टाइम मिलेगा तो बनाता जाऊँगा, टाइम एक क्रंच भी है। एक चीज़ मैंने देखी कि हर चीज़ की ना आदमी को एक प्राइस पे करनी पड़ती है, हर चीज़ की एक कॉस्ट है, आप बिना कॉस्ट के महान नहीं बन सकते। वो प्राइस इन्होंने पे किया, कैसे किया बताता हूँ आपको। एक तो मैंने बोला था कि जो इनका जो क्वेश्चनिंग करने वाला नेचर था, ठीक है, ब्लाइंड बिलीव नहीं करते थे, उसकी वजह से उनको नौकरी में बहुत दिक्कत आई। 7, 8, 9 साल तो उनकी नौकरी लगी नहीं। एक तो परेशानी इनको यहाँ बहुत ज़्यादा हुई, और रिबेलियस थे बाय नेचर, क्वेश्चन करते थे। दूसरा मैं बोलूँगा प्राइस क्या इन्होंने पे किया, जैसे इनके जो फादर थे, फादर वैसे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन उस टाइम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो पढ़ नहीं पाए तो इन्होंने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया अपने भाई का, मतलब इनके चाचा का, एल्बर्ट आइंस्टाइन के चाचा का। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के चाचा थे वो बड़े वैसे इंटेलिजेंट थे, उन्होंने काफ़ी सारे पेटेंट अपने नाम पे करा रखे थे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में थे, और मोस्टली वो काम करते थे, उनका अपना बिजनेस था बिजली सप्लाई करने का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है ना, जो बिजली सप्लाई करती है आपके घरों में, इस तरह की उन्होंने कंपनी खोली थी, इटली में खोली थी, ठीक है। जर्मनी छोड़ दिया था, इटली आ गए थे, ये तो चले गए स्विट्ज़रलैंड, बाकी फैमिली इटली चली गई थी। तो अब फादर और चाचा मिलके साथ बिजनेस करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने आपको बताया, बिजली सप्लाई करने का। तो वो सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है ये सब। तो आइंस्टाइन की जब पढ़ाई जब करने का जो टाइम आया था, मतलब जब उनको आगे और पढ़ना था, एडवांस स्टडी करनी थी, तो उनके फादर ने बोला था कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, तो हमको ज्वाइन भी कर लोगे और बिज़नेस भी बड़ा बनेगा। बट ये कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने अपने फादर को मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं साइंस में रहूँगा। ऑप्शन था इनके पास कि इंजीनियरिंग में जा सकते थे, बट ये बोलते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता,
क्योंकि इनके जो पापा थे, जो इनके चाचा थे, वो कह रहे थे तुम इंजीनियरिंग में आओ, यहाँ हम बहुत पैसा कमा लेंगे, ऑलरेडी हमारा बिज़नेस है, इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। खैर बाद में दिक्कतें भी आई उस बिज़नेस में काफ़ी, लेकिन उस टाइम पे जब डिसीजन लेना था आइंस्टाइन को कि साइंस में जाना है कि इंजीनियरिंग साइड में जाना है, मतलब प्योर साइंस में जाना है या इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो फादर ने बोला तुम इंजीनियरिंग में आओ, क्योंकि हमारा बिज़नेस भी वही है ना, फिर आगे जाके ग्रो करेगा बिज़नेस, बिजली सप्लाई करने का। तो आइंस्टाइन ने बोला नहीं नहीं, मैं इंजीनियरिंग में इसलिए नहीं आऊँगा कि सिर्फ यहाँ पैसा है, ठीक है। तो इनको पैसे से इतना प्यार नहीं था आइंस्टाइन को, तो इन्होंने वो इंजीनियरिंग की लाइन छोड़ दी, इन्होंने कहा मैं साइंस में रहूँगा, क्योंकि इन्होंने बोला मेरा जो पैशन है वो इंटेलेक्ट है, वो नॉलेज है, मुझे नॉलेज गेन करने में मज़ा आता है, ठीक है। वो कहते एक जो अच्छा साइंटिस्ट है, ये जो अच्छा एक आर्टिस्ट होता है, वो चीज़ें करता है सिर्फ क्योंकि उसको उसमें मज़ा आता है। वो बोलते थे मैं साइंस ऐसे करता हूँ जैसे जो म्यूजिशियन होता है वो म्यूज़िक प्ले करता है बिना किसी बेनिफिट को दिमाग में रखे, उसको म्यूज़िक प्ले करने में मज़ा आ रहा है। तो कहते हैं इसी तरह मैं साइंस करता हूँ, मुझे साइंस पढ़ने में, साइंस करने में मज़ा आता है, बट मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तो फिर मैं मनी को, पैसे को दिमाग में रख के जा रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने फिर इंजीनियरिंग छोड़ दी, साइंस साइड में रहे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेट इंजीनियर ग्रेट नहीं कर सकते, होते हैं। निकोल टेस्ला का एग्जांपल है, निकोल टेस्ला इंजीनियर थे, ठीक है, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत ग्रेट थे, ठीक है। वो आप देखोगे तो उनका नाम भी आइंस्टाइन के लेवल पे ही आता है। तो इससे ये मत सोच लेना कि इंजीनियरिंग में जाके आदमी ग्रेट नहीं कर सकता, डेफिनेटली आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये कंटेक्स्ट समझने ज़रूरी है कि आइंस्टाइन ने इंजीनियरिंग की जो पाथ था वो इसलिए नहीं चूज़ किया, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंजीनियरिंग में नहीं जाऊँगा। उनका पहला प्यार साइंस था, तो उन्होंने कहा मैं, क्योंकि मैं साइंस से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव साइंस, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो मैं साइंस में रहूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा ये है कि हर आदमी जो भी ग्रेट है वो एक कॉस्ट ज़रूर पे करता है, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर ये इंजीनियरिंग साइड लेते तो इनको इतने जो परेशानियाँ हुई इनको नौकरी के लिए, बहुत दिक्कतें इन्होंने 8-9 साल उठाई, परेशान रहे, दर दर उन्होंने नौकरी के लिए रिक्वेस्ट भेजी, अर्जियाँ भेजी, भैया मुझे नौकरी दो, कोई नौकरी दे नहीं रहा था। तो जितना लंबा टाइम पीरियड ये परेशान रहे ना, ये नहीं रहते, ठीक है, उसमें चले जाते इंजीनियरिंग साइड में, तो ये बहुत बिज़नेस अपने फादर का, चाचा का ग्रो करते, तो पैसे के टर्म्स में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे। बट फिर भी उन्होंने ये प्राइस पे किया, ये पेन उन्होंने उठाया, साइंस साइड चूज़ करी, बहुत लंबे टाइम 8-9 साल बिना नौकरी के रहे, परेशानियाँ इनको आई, बट फिर भी उस चीज़ में मतलब डटे रहे, गिव अप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट तो पे की, वो 8-9 साल का जो स्ट्रगल है, वो जो मेंटल पेन आदमी लेता है वो आसान नहीं होता, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपके चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। तो मतलब व्हाट आई हैव फेल्ट, मैंने हर इंसान, जितनों भी लोगों को, मैंने कई लोगों को पढ़ा, लियोनार्डो डा विंची हो, चाहे निकोल टेस्ला है, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, इवन डॉस्टोवस्की इटसेल्फ, ठीक है, जितने भी आप लोग पढ़ेंगे जो ग्रेट लोग हैं जिनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है, वो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट पे करते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस, क्योंकि बिना उसके ग्रेटनेस आती नहीं है, ठीक है। टू अचीव ग्रेटनेस यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड येस अ लॉट ऑफ लक एज वेल, किस्मत भी रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जल्दी आऊँगा नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।